अपना सेकंड सूक्ष्मदर्शी है वो है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। ये RBSc 2016 में आया था। ये 4 नंबर का क्वेश्चन आया था, 4 मार्क्स का आया था। इम्पोर्टेंट है, दोबारा भी पूछ सकते हैं। पूरा बड़ा डेरिवेशन आया था ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त बोले तो संयुक्त क्या होता है? संयुक्त का मतलब कोई जोड़ा होगा किसी चीजों को। कंपाउंड बोले तो संयुक्त मतलब जोड़ा होगा। हमने सरल सूक्ष्मदर्शी में एक उत्तल लेंस काम में लिया था, एक सिंगल कॉन्वेक्स लेंस से काम में लिया था। हमने एक सिंगल कॉन्वेक्स लेंस से किसी ऑब्जेक्ट की हमने मैग्नीफाइड इमेज आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त किया था। मतलब जो बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त किया था। ठीक है, लेकिन जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, जो सरल सूक्ष्मदर्शी होती है, उसकी जो आवर्धन क्षमता होती है वो लेस देन 10 होती है, लेस देन इक्वल टू 10 होती है। इसका मतलब ये है कि सरल सूक्ष्मदर्शी है, उससे हम किसी भी वस्तु का 10 गुना बड़ा प्रतिबिंब कर सकते हैं, 10 गुना से ज्यादा बड़ा नहीं कर सकते। तो वेरी स्मॉल, वेरी जो टीनी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे आपके जो ब्लड सेल्स है या रुधिर कणिकाएं है, लाल या जो एक श्वेत रुधिर कणिकाएं जिनको बोलते हो, ठीक है, उनको अगर हम देखना तो वो सीधे हम आंखों से नहीं देख सकते और वो सरल सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते। तो उनकी इमेज अगर हमें देखनी है तो उसकी इमेज को हमें 100 गुना या 1000 गुना बड़ा करके देखना पड़ेगा। लेकिन सरल सूक्ष्मदर्शी है वो केवल किसी भी ऑब्जेक्ट की 10 गुना बड़ी इमेज बना सकता है। ठीक है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी से हम वेरी जो माइक्रो पार्टिकल्स है, ठीक है ना, बहुत ही सूक्ष्म जो कण है उनको हमें नहीं देख सकते। इसलिए हम क्या करते हैं कि कॉन्सेप्ट तो वही है कि हम यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस लेकर 2 कॉन्वेक्स लेंस काम में लेते हैं। ठीक है ना, जैसे एक कॉन्वेक्स लेंस इमेज को बड़ा कर देगा, फिर दूसरा लेंस है वो उसको और बड़ा कर देगा। इस प्रकार से आप 3 भी ले सकते हो। पहला है वो इमेज बड़ी बनाएगा, फिर दूसरे से उसकी और बड़ी इमेज बनेगी, फिर तीसरे से उसकी और बड़ी इमेज बनेगी। यहाँ पर हमें 2 कॉन्वेक्स लेंस लेने हैं। तो संयुक्त इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर लेंसों का संयोजन होगा, लेंसों का जोड़ा होगा, 2 कॉन्वेक्स लेंस होंगे। ठीक है ना, ओके। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता क्या है। सूक्ष्मदर्शी है ये सूक्ष्म वस्तु को देखने के काम में आता है, बट सिंपल जो माइक्रोस्कोप है, सरल सूक्ष्मदर्शी है, उसकी आवर्धन क्षमता वो कम होती है। ठीक है ना, तो अगर हमें वेरी स्मॉल, वेरी माइक्रो जो पार्टिकल है उनको अगर देखना है, जैसे या नैनो पार्टिकल्स है, जैसे हम आजकल कोरोना वायरस चल रहा है, हमें पता है कि एक जो डॉट होता है उस डॉट पर, जैसे हम कोई पेन से डॉट लगाते हैं, उस डॉट पर लाखों या हजारों कोरोना वायरस से रह सकते हैं इस डॉट के ऊपर। ठीक है ना, इसका मतलब वेरी स्मॉल वायरस है वो। तो इसको उनको देखने के लिए हमें क्या चाहिए, एक हाई स्टैंडर्ड का माइक्रोस्कोप चाहिए। ठीक है ना, तो हाई स्टैंडर्ड का माइक्रोस्कोप बोले तो उससे मतलब ऑब्जेक्ट, कोई भी टीनी ऑब्जेक्ट है उसकी इनलार्ज इमेज ऑब्टेन करनी पड़ेगी। तो हमें सूक्ष्मदर्शी काम में लेना पड़ता है। ठीक है ना, ओके। तो सूक्ष्मदर्शी में सिंपल यही है कि हमें एक कॉन्वेक्स लेंस की जगह 2 कॉन्वेक्स लेंस यूज में लेने हैं। ओके, और अगर हाई स्टैंडर्ड का बनाना है तो 3 ले सकते हैं। ठीक है ना, तो हमें तो 2 के लिए है, और आप प्रयोगशालाओं में भी 2 लेंस के लिए ही काम में लेते हो। 3 वाला मैंने अभी तक नहीं देखा है। ठीक है ना, ओके।
ओके, तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, सूक्ष्मदर्शी की। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डेफिनेशन लिखो, एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, an optical instrument with help of which an optical instrument with help of which highly magnified, अत्यधिक आवर्धित, with help of which highly magnified image of very teeny objects, highly magnified image of a very teeny objects are obtained by increasing their usual angles, by increasing their usual angles, by increasing their THEIR, their usual angles, by using two convex lenses, by using two convex lenses of small focal length, by using two convex lenses of small focal length or small aperture, small focal length and small aperture, अपर्चर बोले तो उसका द्वारक, ठीक है ना, अपर्चर एरिया उसका मतलब ये जो पार्ट है ये छोटा होना चाहिए, छोटा लेना है, ठीक है ना। स्मॉल अपर्चर comma is called compound microscope, is called compound microscope। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे, वह प्रकाशिक उपकरण जिसकी सहायता से, वह प्रकाशिक उपकरण जिसकी सहायता से कम फोकस दूरी तथा छोटे द्वारक के, जिसकी सहायता से कम फोकस दूरी तथा छोटे द्वारक के दो उत्तल लेंसों का उपयोग करके अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं के दर्शन कोण के मान को बढ़ाकर, अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं के दर्शन कोण के मान को बढ़ाकर, अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं के दर्शन कोण के मान को बढ़ाकर उनका आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त, उनका अत्यधिक आवर्धित लिखना, उनका अत्यधिक आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। नोट करते रहना है साथ साथ में, पीडीएफ नहीं भेजूंगा। कोमा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहलाता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। ठीक है, अब इसका प्रिंसिपल लिखेंगे, सिद्धांत, एडिंग डालना सिद्धांत, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल वही है जो हमने सरल सूक्ष्मदर्शी में देखा था। क्या प्रिंसिपल है कि हमें ऑब्जेक्ट को, कॉन्वेक्स जो लेंस है उसके
ऑप्टिकल सेंटर बोले तो प्रकाशिक केंद्र और फोकस बिंदु के मध्य रखना है, जिससे उसकी बड़ी, सीधी और आभासी इमेज बनती है, प्रतिबिंब में बनता है। तो दोबारा लिखा देता हूं, एक बार तो और लिखवा देते हैं दोबारा। सिद्धांत या प्रिंसिपल में लिखो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन, तो आपको बोर्ड एग्जाम में जो जो पॉइंट पूछे, जैसे आपको डेफिनेशन पूछे तो डेफिनेशन लिखनी है, प्रिंसिपल पूछे तो प्रिंसिपल लिखना है, कंस्ट्रक्शन पूछे तो कंस्ट्रक्शन लिखनी है, ठीक है। अगर इसका वर्किंग, रे डायग्राम की वर्किंग पूछे तो वर्किंग करनी है। अगर मैग्निफिकेशन पावर इसकी पूछे, उसका डेरिवेशन तो आएगा ही आएगा साथ में, वो पूछे तो वो करना है। रे डायग्राम पूछे तो रे डायग्राम करना है। तो इसके मल्टीपल पार्ट होंगे, जो पार्ट आपको पूछा है वही पार्ट करने हैं, क्योंकि जो नंबर है वो ये टुकड़ों में डिवाइड होकर आते हैं कि 1 + 1 + 1 + 1 या 1 + 2 + 1, ठीक है ना। तो जो पार्ट आपको पूछा है वही आपको लिखना है। ये नहीं कि आप शुरू से लग जाओ, जो पूछा है वो तो आप नहीं लिख रहे हो और फालतू चीजें लिख रहे हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं करना है। जो पार्ट पूछे, प्रिंसिपल पूछा है तो प्रिंसिपल लिखना, नहीं पूछा तो नहीं लिखना है। डेफिनेशन पूछिए तो लिखनी है, नहीं पूछिए तो नहीं लिखनी है, ठीक है ना। ओके, तो इसका प्रिंसिपल क्या है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस पॉइंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस पॉइंट of convex lens, then magnified, क्या वहां पर पहले क्या लिखा था? then upright comma virtual and magnified image is obtained. Then upright comma virtual and magnified image is obtained. Okay, full stop. This is the principle of microscope. This is the principle of a microscope. हिंदी मीडियम वाले बच्चे एडिंग डालना, सिद्धांत, इसका सिद्धांत क्या होगा लिखो। जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस बिंदु, जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस बिंदु के मध्य स्थित हो तो उसका सीधा कोमा आभासी तथा आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होता है, पूर्ण विराम। यही सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत है, यही सूक्ष्मदर्शी का क्या है? सिद्धांत है। अब इसकी एडिंग अलग कंस्ट्रक्शन या बनावट पढ़ेंगे, बनावट या रचना भी बोल सकते हैं इसको, कंस्ट्रक्शन कैसे बना होता है ये वो हम देखेंगे, ठीक है। इसकी कंस्ट्रक्शन पूछी गई थी, वो 4 नंबर का क्वेश्चन आया था, उसमें कंस्ट्रक्शन साथ में पूछी गई थी। कंस्ट्रक्शन क्या होगी, इसमें हमें पता है कि 2 कॉन्वेक्स लेंस होंगे, लेकिन वो किस प्रकार से अरेंज होंगे वो हमें देखना है, ठीक है ना। ओके, तो कंस्ट्रक्शन में लिखो, एरो लगाकर लिखो, दिस माइक्रोस्कोप कंसिस्ट
This microscope consists two convex lenses two convex lenses of small focal length and small aperture. इसमें दो कॉन्वेक्स लेंस होंगे जिनकी फोकल लेंथ भी स्मॉल होगी और अपर्चर भी क्या होगा, स्मॉल होगा. ओके, फुल स्टॉप. आगे लिखो. These two lenses kept at ends of, या fixed लिख लेना, ऐसे लिखो fixed. These two lenses are fixed. These two lenses are fixed at free ends of a hollow tube. Free ends of a ends, E-N-D-S. Free ends of a hollow tube. फुल स्टॉप. लिखो. द लेंस, या एरो लगा के नीचे लिख सकते हो, नीचे से शुरू कर दो लाइन एरो लगाकर. अच्छा लगता है, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है. देखो एरो लगाकर. द लेंस विच इज टुवर्ड्स टू द आई the lens which is towards to the eye is called eyepiece lens. Eyepiece lens. Eyepiece lens आईपीस लेंस, और इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्यूलर बोलते हैं. ऑक्यूलर, चक्षु भी बोलते हैं इसको. आईपीस लेंस और ऑक्यूलर. एंड the lens towards to the object, the lens which towards to the object is called objective lens. कैपिटल O. इसके आगे कैपिटल E लिख लेना. आईपीस लेंस है ना, कैपिटल E. ऑब्जेक्टिव लेंस है, कैपिटल O. ओके. एक जो लेंस होगा वो आई की तरफ होगा और एक लेंस है वो ऑब्जेक्ट की तरफ. इसकी मैं कंस्ट्रक्शन आपको डायग्राम दे के दिखाऊंगा, ठीक है ना. इसका जो कैसे होगा डायग्राम वो हम देखेंगे, ठीक है ना. इसका कंस्ट्रक्शन डायग्राम कैसे होगा वो हम देखेंगे, ठीक है. किस प्रकार से ये दो आपके किसी ट्यूब पर लगे होते हैं. एक लेंस को हमारे पास दो कॉन्वेक्स लेंस होगा. एक लेंस को हम आईपीस लेंस बोलेंगे और दूसरे को हम ऑब्जेक्टिव लेंस बोलेंगे. आईपीस बोलेंगे, दूसरे को हम ऑब्जेक्टिव लेंस बोलेंगे. आई की तरफ वो आई पीस हो जाएगा, ऑब्जेक्ट की तरफ वो ऑब्जेक्टिव लेंस हो जाएगा, ठीक है. ओके, फुल स्टॉप. आगे लिखो. फोकल लेंथ कॉस्ट में लिखना Fe, स्मॉल Fe. फोकल लेंथ कॉस्ट में लिखना स्मॉल Fe. एंड अपर्चर ऑफ आईपीस लेंस, या सीधे आईपीस लिख लो. फोकल लेंथ कॉस्ट में Fe एंड अपर्चर ऑफ
eyepiece is more than are more than लिखना are more than focal length are more than focal length cost मिलना f naught more than focal length f naught and aperture of objective lens। कहने का मतलब ये है कि आई की तरफ जो लेंस होगा वो बड़ा लेंस लेना है और ऑब्जेक्ट की तरफ जो लेंस होगा वो छोटा लेंस से लेना है। क्यों लेना है वो बताऊंगा आपको, ठीक है ना। ओके, कहने का मतलब ये है कि दोनों की फोकल लेंथ और अपर्चर हमें कम ही रखना है, ठीक है ना। अपर्चर कम क्यों रखते हैं, फोकल लेंथ कम क्यों रखते हैं, इसका मैं रीजन बताऊंगा आगे नोट लिखवाकर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है उस पर, ठीक है। लेकिन अगर दोनों का अपर्चर और फोकल लेंथ कम है बट दोनों में अगर कंपेयर करें तो दोनों में ये जो आई लेंस है वो हमें बड़ा लेना है जिसकी फोकल लेंथ और अपर्चर ज्यादा होगी, और जो ऑब्जेक्टिव लेंस है जो ऑब्जेक्ट की ओर है उसकी फोकल लेंथ और अपर्चर कम होगी उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। ओके, एरो लगा के नीचे लिखना। एरो लगा के नीचे लिखना। The distance between these two lenses the distance between these two lenses the distance between these two lenses can be varied बोले चेंज करना, कैन बी वेरिड बाई Rankinian arrangement। Rankinian arrangement Rankinian arrangement दोनों लेंसों के बीच की डिस्टेंस को हम वेरी कर सकते हैं, ठीक है ना, कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसमें ऐसे ट्यूब होती है जैसे ये है, जैसे आप इंजेक्शन वाली सुई देखते हो वैसे इसमें एक ट्यूब में दूसरी ट्यूब पे ऐसे फिट होती है अंदर, ठीक है। एक लेंस यहाँ लगा होता है और एक लेंस यहाँ लगा होता है। यहाँ पर अपनी आई होगी, ये लेंस बड़ा होगा और ये लेंस छोटा होगा, तो इसकी हम ऐसे शेप बना लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस हम ऐसे वेरी कर सकते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा। अब देखो ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है वो छोटा लिया जाता है, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट वेरी स्मॉल होता है और ऑब्जेक्ट वेरी स्मॉल है तो हमें बड़ा लेंस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बड़ा लेंस लेंगे तो उसमें कुछ लॉस आता है। लेंस में कौन कौन से लॉस या कौन कौन से डिफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं ड्यू टू द लेंस, जिससे इमेज पर इफेक्ट पड़ता है, वो हम देखेंगे, ठीक है ना। अगर हम इसका अपर्चर बड़ा ले लेते हैं तो इस लेंस से डिफेक्ट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो हमें स्मॉल अगर ऑब्जेक्ट है तो हमें स्मॉल लेंस यूज में लेना है, बट इसको इसके रिस्पेक्ट में बड़ा लेना। क्यों, क्योंकि ये लेंस क्या करेगा, इस स्मॉल ऑब्जेक्ट का क्या करेगा, बड़ी इमेज बनाएगा। तो उस बड़ी इमेज को देखने के लिए हमें क्या बड़ा लेंस लेना पड़ेगा इसके रिस्पेक्ट में। हाँ, यहाँ पर तो स्मॉल था ऑब्जेक्ट, बट इसकी इससे इमेज बनेगी वो बड़ी बनेगी, और ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरफ व्यू करेगा। जो हमने कॉन्सेप्ट देखा था कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में, कि एक लेंस से जो इमेज बन रही है वो इमेज दूसरे वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरफ व्यू करेगी, ठीक है ना। तो इससे इमेज बनेगी, वो इमेज इस के लिए ऑब्जेक्ट, एक इमेजरी ऑब्जेक्ट की तरफ व्यू करेगी, ठीक है ना। तो ऐसे ये दोनों लेंस है वो किसी ट्यूब, होलो ट्यूब के दोनों एंड्स पर ऐसे फिक्स्ड होते हैं। एक लेंस है वो आई की तरफ होता है, जो आई की तरफ होगा उसको आई पीस बोलेंगे, और जो ऑब्जेक्ट की तरफ होगा उसको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव लेंस बोलेंगे। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, लेंस के बीच की डिस्टेंस, यहाँ पर एक ऐसे स्क्रू जैसा बटन लगा होता है, इसको वैसे घुमाकर इनके बीच की डिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं, ठीक है ना।
बीच की डिस्टेंस को वेरी इसलिए करेंगे क्योंकि अपनी जो इमेज, जो आपकी ऑब्जेक्ट या इमेज, इससे जो इमेज मिलेगी वो इमेज है, वो तभी इसका मैग्नीफाइंग इमेज दिखेगी या क्लियर इमेज दिखेगी जब ये इमेज है इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखी हो। अगर नहीं है तो हमें इसको एडजस्ट करके इससे जो इमेज मिलेगी इस इमेज को इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में लेके आना पड़ेगा। ठीक है ना? ओके, तो इसका मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा। ठीक है, इसका जो आपका जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है वो एक्चुअल में कैसा दिखता है वो हम देखेंगे। ठीक है, जो बायो के स्टूडेंट है वो बायो का जो प्रैक्टिकल करेंगे तो वहां पर कंपाउंड माइक्रोस्कोप बहुत सारे रखे होंगे, तो जो भी स्लाइड्स है, जो स्लाइड की आप स्पॉटिंग करोगे, ठीक है ना, तो उसमें आप ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप ही यूज में लोगे। वहां पर आप देखोगे कि 2 लेंस होते हैं। ठीक है, तो जो बायो के जो स्टूडेंट है उनको थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल करवाया होगा, ठीक है, बायो का, तो उसमें आपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखा होगा, उसमें आपने स्लाइड्स देखी होंगी, देखी कि नहीं देखी? देखी होंगी। हाँ, जो मैथ वाले स्टूडेंट हैं उन्होंने नहीं देखी होगी कि उनके बायो के प्रैक्टिकल नहीं होते, तो उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उनको भी दिखाएंगे। ठीक है ना, किस प्रकार से उसमें टीनी ऑब्जेक्ट का, वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट का इनलार्ज इमेज हमें ऑब्टेन होती है वो हमें देखेंगे। ठीक है ना, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसकी बनावट या रचना लिखेंगे, एरो लगा के लिखो। एरो लगा के लिखो। इस सूक्ष्मदर्शी में कम फोकस दूरी तथा छोटे द्वारक के इस सूक्ष्मदर्शी में कम फोकस दूरी तथा छोटे द्वारक के 2 उत्तल लेंस किसी खोखली नलिका के मुक्त सिरों पर, मुक्त मतलब खुला जो सिरा है ऊपर और नीचे, मुक्त सिरों पर व्यवस्थित होते हैं। ओके, व्यवस्थित होते। पूर्ण विराम। अगला पॉइंट लिखना है एरो लगाकर। वह लेंस जो आंख की ओर स्थित होता है, वह लेंस जो आंख की ओर स्थित होता है नेत्रिका या चक्षु, कॉस्ट में ना कैपिटल ई, नेत्रिका या चक्षु कैपिटल ई तथा जो लेंस वस्तु की ओर स्थित होता है अभिदर्शक लेंस कॉस्ट मिलना कैपिटल ओ, अभिदर्शक लेंस कॉस्ट मिलना ओ कहलाता है। ठीक है, पूर्ण विराम। अगला पॉइंट लिखना है एरो लगाकर। नेत्रिका की फोकस दूरी कॉस्ट मिलना एफ ई बोले तो आई, नेत्रिका बोले तो आई, एफ। 2 अलग अलग लेंस है तो दोनों लेंस की फोकस दूरी अलग अलग होगी। नेत्रिका की फोकस दूरी कॉस्ट मिलना एफ ई तथा द्वारक
अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी कॉस्टिंग लेना एफ नॉट, ओ बोले तो ऑब्जेक्टिव, ओ है ना अभिदर्शक के लिए ओ, ठीक है। नेत्रिका की फोकस दूरी एफ ई तथा द्वारक, कॉमा अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी एफ ई तथा द्वारक की तुलना में अधिक होते हैं, की तुलना में क्या होते हैं, अधिक होते हैं। मतलब नेत्रिका वाला जो लेंस होगा, जो नेत्र की ओर होगा वो बड़ा होगा और अभिदर्शक लेंस से छोटा होगा, ठीक है ना। जैसे मैंने ये एक होलो ट्यूब ली है, देखो होलो ट्यूब है ना, इसमें एक लेंस तो इधर लगा होगा और एक लेंस से इधर लगा होगा, ठीक है ना। तो हमें वहां पर देखो जो सरल सूक्ष्मदर्शी था उसमें हमारे पास एक ही कॉन्वेक्स लेंस था, तो हमने वस्तु, ये वस्तु होगी, वस्तु और आंख के बीच में उस कॉन्वेक्स लेंस को रख दिया था और इसकी बड़ी इमेज बन गई। यहाँ पर हमें दो कॉन्वेक्स लेंस है, देखो दो है, ऐसे किसी ट्यूब पर व्यवस्थित होंगे, एक तो इस सिरे पर लगा होगा और एक इस सिरे पर लगा होगा, ठीक है ना। ये वस्तु है, इसके बीच में दोनों लेंस आ गए ना। ये लेंस है वो यहाँ पर लगा है, वो आंख की तरफ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आईपीस लेंस या नेत्रिका बोलेंगे। और ये लेंस है वो वस्तु की तरफ है, इसको हम क्या बोलेंगे, अभिदर्शक लेंस या ऑब्जेक्टिव लेंस बोलेंगे, ठीक है ना। वस्तु अपनी सूक्ष्म होगी, इसलिए हमें जो वस्तु की ओर जो लेंस है उसको बहुत छोटा लेना है, ठीक है ना, क्योंकि लेंस से और भी दोष उत्पन्न होते हैं। उन दोषों के कारण जो हम देखेंगे, एक तो गोलीय विपतन दोष होता है, एक वर्ण विपतन दोष होता है, तो वो क्यों उत्पन्न होती है वो हम आगे देखेंगे। लेंस के दोष भी हम एक नोट लगाकर लिखेंगे, कौन कौन से लेंस में दोष उत्पन्न होते हैं। तो अगर हम द्वारक बड़ा होगा तो वो दोष उत्पन्न हो जाते हैं। तो छोटी सूक्ष्म वस्तु है, इसलिए ये जो वस्तु की ओर जो लेंस है उसको हम छोटा लेते हैं, ठीक है ना। और इस छोटी वस्तु का इस लेंस द्वारा बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, और वो बड़ा प्रतिबिंब इन दोनों के बीच में बनना चाहिए। कहाँ बनना चाहिए, इन दोनों लेंस के बीच में। फिर वो इसका सूक्ष्म वस्तु का जो बड़ा प्रतिबिंब बना है वो प्रतिबिंब इस वाले नेत्रिका के लिए किसकी, वस्तु की भांति कार्य करेगा। जो हमने लेंसों के संयोजन में पढ़ा था कि एक लेंस से जो प्रतिबिंब बन रहा है वो प्रतिबिंब दूसरे वाले लेंस के लिए बिंब की भांति कार्य करता है। तो इस सूक्ष्म वस्तु का इसके द्वारा बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। उस बड़े प्रतिबिंब का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हमें इसको क्या लेना पड़ेगा, बड़ा लेना पड़ेगा। तो जो आंख की ओर जो लेंस होता है उसको हम क्या लेते हैं, उसकी फोकस दूरी और द्वारक इसकी तुलना में बड़े लेने हैं, ठीक है ना। ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, ठीक है। इस प्रकार से व्यवस्थित ही हो गए। ओके, एरो लगाकर लिखो। अगला पॉइंट, दोनों लेंसों के मध्य दूरी, दोनों लेंसों के मध्य दूरी दंड चक्कर व्यवस्था, दंड चक्कर व्यवस्था, दोनों लेंसों के मध्य दूरी दंड चक्कर व्यवस्था की सहायता से परिवर्तित की जा सकती है। परिवर्तित की जा सकती है, ठीक है ना। यहाँ पर एक स्क्रू लगा होता है, उस स्क्रू से हम दोनों लेंसों के बीच की दूरी को चेंज कर सकते हैं। क्यों करते हैं हम देख लेंगे, ठीक है। ओके, तो ये इसकी बनावट हो गई, ठीक है। ओके, अपना जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैसा दिखता है, ठीक है ना, इसकी मैं आपको एक फोटो या वीडियो दिखा देता हूं, उससे आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये जो लेंस है वो किस प्रकार से लगे होते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप देखना है, इस फोटो या वीडियो को।
ठीक है, तो आपने वीडियो को देखा होगा, उस वीडियो में आपको और भी क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से दोनों लेंस है वो आपके एक ट्यूब में लगे होते हैं। दो, एक पतली ट्यूब होती है, एक मोटी ट्यूब होती है। पतली ट्यूब में आपका आई लेंस लगा होता है, मोटी ट्यूब में वो पतली और मोटी ट्यूब है वो एक दूसरे के अंदर चलती है। मतलब मोटी ट्यूब जो होता है ना, मोटी जो नलिका होगी उसमें आपका ये आई लेंस, नेत्रिका लेंस लगा होगा, और पतली जो ट्यूब है उसमें क्या लगा होगा, ये अभिदर्शक लेंस लगा होगा। जैसे सुई जो होती है, सुई में हम एक नलिका को दूसरी नलिका में फिट करके आगे पीछे कर सकते हैं, वैसे ही उसमें भी ये सिस्टम होता, हम दोनों लेंस के बीच की दूरी को परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आपने और अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक है, अब देखो, अब इसका रे डायग्राम बनाएंगे। रे डायग्राम समझना अच्छे से, रे डायग्राम समझना सिंपल, हमें कॉन्सेप्ट लगाना लेंस का। कोई बड़ा कोई रे डायग्राम नहीं है, कोई क्रिटिकल नहीं है कि आप सोचोगे ये क्या बना दिया। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको देखने हैं। ठीक है ना, ओके। तो इसका हम रे डायग्राम, किरण चित्र, ये आएगा ही आएगा। अगर ये क्वेश्चन आता है तो रे डायग्राम तो बनाना ही बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि रे डायग्राम से डेरिवेशन मिलेगा। रे डायग्राम, किरण चित्र, एक नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया कि सूक्ष्मदर्शी का किरण चित्र बनाइए। ठीक है, इसका रे डायग्राम हम देखते हैं। ठीक है, तो देखिए अगेन वैसे ही पहले हमारे पास कोई सूक्ष्म वस्तु है, ये हमारे पास कोई सूक्ष्म वस्तु है, AB, इसको हम डायरेक्ट आंख से देख रहे हैं, सीधे हमने इसको आंख से देख लिया। इसको मैंने O डबल डेश पॉइंट मान लिया, O डबल डेश, ये आई है, आई बहुत अच्छी बनाता हूं, है ना। ओके, अगर हम कोई भी, हमारे पास कोई टीनी ऑब्जेक्ट, यहाँ पर तो हमने बड़ा लिया थोड़ा ऑब्जेक्ट डायग्राम से, लेकिन बहुत ही स्मॉल, जैसे मान लो कोई चौक का अगर एक पीस हो, इससे भी वेरी स्मॉल होगा। ठीक है ना, तो ये ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्ट आई पर जो यूजुअल एंगल बनाता है, दर्शन कोण बनाता है, उसको हम अल्फा लेते हैं। ठीक है, और इसको बड़े से बड़ा हमें देखना है तो इसको हम आइस के पास ले जाओ, लेकिन पास से पास हम कितना लेके आ सकते हैं, इसको लिस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन तक लेके आ सकते हैं। अदरवाइज क्या हो जाएगा, आइस पर स्ट्रेन बढ़ जाएगा, ये नेगेटिव आएगा क्योंकि लेफ्ट साइड में है। लिस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन को हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी तक ला सकती है। तो ये फिगर ए हो गया। जैसे हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में देखा था वैसे इसमें है कि पहले हम ऑब्जेक्ट को सीधे आइस से देखेंगे, तो ऑब्जेक्ट है वो सीधे आइस पर कितना विजुअल एंगल बना रहा है वो हमने देख लिया है। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या लेंगे, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज में लेंगे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो क्या होते हैं हमारे पास, दो लेंस होंगे। डायग्राम को समझना अच्छे से। ठीक है, एक हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास हो गया ऑब्जेक्टिव लेंस, ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया, इसको हमने ऑब्जेक्टिव लेंस बोल दिया, ओ लेंस हो गया। इसका ऑप्टिकल सेंटर है, उसको हमने ओ डेस मान लिया। ठीक है ना, और ये ओ गया तो ये ओ डबल डेस लिया था, ये ओ डेस आ गया। ठीक है ना, इसका अगर हम फोकस पॉइंट देखें तो इसका फोकस पॉइंट क्या हो गया, एफ ओ डेस ले लिया ये। ठीक है ना, ओ ऑब्जेक्ट के लिए ओ, इधर वाली साइड में भी होगा एफ ओ हो जाएगा, इसको एफ ओ डेस, ये फर्स्ट फोकस पॉइंट है, ये प्रथम फोकस है, ये दूसरा फोकस है। ठीक है ना, अब देखिए पहले हम इस एक लेंस पर काम करते हैं, फिर दूसरे वाले लेंस को देखेंगे। हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, आप पहले वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस पर नहीं रख सकते, क्योंकि पहले वाले लेंस के लिए अगर आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रख दोगे तो इसकी इमेज यहाँ बनेगी, तो यहाँ बनेगी वो लेंस तो नहीं। मैंने कहा कि जो ये जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिखा जाएगा उस ऑब्जेक्ट की इमेज
दोनों लेंसों के बीच में बननी चाहिए, और दोनों लेंसों के बीच में तभी बनेगी जब आपका प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। इसका मतलब हमें पहले वाले जो ऑब्जेक्ट है, पहले वाले जो लेंस है, उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट को इस ऐप से थोड़ा सा दूर रखना है, ठीक है ना। हमने लेंस के लिए देखा था कि इमेज है वो इनलार्ज कब ऑब्टेन होती है, कब ऑब्टेन होती है। हमें पता है कि हम इन्फिनिटिव से अगर हम सेंटर की ओर आए, इन्फिनिटिव वेरी स्मॉल, इन्फिनिटिव से अगर हम सेंटर की ओर आए तो बड़ी होती जा रही है, सेंटर पर इक्वल होगी, फिर सेंटर से फोकस के बीच में आते हैं तो इनलार्ज होती जाती है, और फोकस पर कहाँ बन जाती है, इन्फिनिटिव पर बन जाती है। तो फोकस पर रखेंगे तो इन्फिनिटिव पर हो जाएगी, ओके, और फोकस और आपके बीच में देखेंगे तो इधर बन जाएगी। तो हमें क्या है कि फोकस पर नहीं रखनी, हमें इनलार्ज देंगे, तो फोकस से थोड़ा सा इधर रख लेते हैं। फोकस से ये जो ऑब्जेक्ट है ए बी, इतना ही बड़ा हमने ऑब्जेक्ट लिया है, इसको हम इसके फोकस से थोड़ा सा आगे रख लेंगे, जिससे हमें इसकी बड़ी इमेज मिल जाए। फोकस पर रखेंगे, हाँ बहुत बड़ी बनेगी, लेकिन इन्फिनिटिव पर मिलेगी, इन्फिनिटिव पर हमें इमेज मिलेगी तो हमें कैसे दिखेगी, ठीक है। फोकस से थोड़ा सा अवे रखेंगे इसकी, तो इसकी इमेज कैसे ऑब्टेन करते हैं, एक तो पैरेलल बेचते हैं, कैसे बेचते हैं, पैरेलल बेचते हैं। जो पैरेलल जाती है वो कहां से आती है, फोकस से चली जाती है, ठीक है। और एक इसके ऑप्टिकल सेंटर से भेज दो, जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो सीधी निकल जाएगी ऐसे, ओके नोट होगी। इसकी बड़ी इमेज ऑब्टेन हुई कि नहीं हुई, ये ऐसे बड़ी इमेज ऑब्टेन हुई कि नहीं हुई, अरे हुई ना, हुई कि नहीं हुई, हुई, ओके। अब देखिए ये इससे जो इमेज बनी है इसको हमने मान लिया ए डेस बी डेस, क्या आ गई है, इससे इमेज आ गई ए डेस बी डेस, ठीक है ना। अब ये जो इमेज है वो अगले वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी, ठीक है ना। और इस इमेज को है वो, इस इमेज को हमें ये जो आई लेंस होगा, नेत्रिका लेंस होगा, उसके प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में रखना है, एडजस्ट करना है। अगर नहीं रखा हुआ है तो हम रैंक पाइनियन मेथड, दंड चक्र व्यवस्था की सहायता से दोनों लेंसों के बीच की दूरी को परिवर्तित करके हम ये जो प्रतिबिंब बन रहा है इसको हम इस नेत्रिका के फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में कहीं व्यवस्थित करेंगे। तो हमने ये दूसरा लेंस बना लिया, इसका साइज है उससे बड़ा है, जो आई लेंस होगा उसको मैंने बताया था, उसका जो फोकल लेंथ है और उसकी जो आपका अपर्चर है, द्वारक है, वो इससे बड़ा होता है, ठीक है ना। ये ई लेंस हो गया, इसका ऑप्टिकल सेंटर हमने मान लिया ई डेस है, ठीक है। इसकी फोकस है, फोकल लेंथ है वो इधर एफ ई डेस आ गई, ई बोलेंगे इसको, ओ बोला था इसको एफ ई डेस, इधर वाली साइड में दूसरा फोकस होगा एफ ई हो गया। अब देखिए ये इससे, इस ऑब्जेक्ट से इसकी जो इमेज बनी ये है, और ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी। अब इस ये ऑब्जेक्ट है, इसको भूल जाओ, ये ऑब्जेक्ट है और ये लेंस है, इस ऑब्जेक्ट की इस लेंस से इमेज बनानी है, और हमने इस ऑब्जेक्ट को इसके ऑप्टिकल सेंटर ई डेस बना है, क्या बना है, ई डेस, और इसके फोकस कितना एफ, इनके बीच में रखी हुई है ना, तो इससे बड़ी इमेज ऑब्टेन होगी। तो अगेन वही कॉन्सेप्ट है, एक तो इससे पैरेलल भेज दो, ओके, और एक इसके इधर बना लेते, एक इसके प्रकाशिक केंद्र से भेज दो, ओके। तो ये नीचे कहीं पर मिलेगी, ठीक है। तो इस डायग्राम को थोड़ा ऊपर बना लेते हैं जिससे कि अपनी इमेज ऑप्टेन हो जाए। ठीक है, ये इसका फोकस हो गया एफ नोट, इतनी डिस्टेंस पर इधर फोकस बना लिया एफ ओ डेस, ठीक है। ऑब्जेक्ट है ये ओ हो गया, ये ओ डेस हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट है वो इसके फोकस से थोड़ा सा दूर रखना है, एक पैरेलल गई,
जो पैरेलल जाएगी वो कहाँ से आ जाएगी, वो आ जाएगी फोकस से, और जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो कहाँ से आ जाएगी, वो सीधी निकल गई। तो इसका फोकस हम थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ पर मीट हो रही है, तो हमें इसकी इमेज ये ऑप्शन होगी। ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया है, इसको दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है। ए डेस बी डेस इसकी इमेज बन गई। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है ए बी, इसकी इमेज क्या बन गई, ये बन गई। ठीक है ना, इससे बड़ी बन रही है, एक पैरेलल भेज दी, वो फोकस से आ जाएगी। ये एफ नोट डेस है और ये एफ है नोट है। ठीक है, अब ये जो इमेज है वो आगे वाले के लिए किसकी तरह बिहेव करेगी, किसकी तरह बिहेव करेगी, ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी। तो हमने एक दूसरा लेंस बना लिया इसे, ये आई लेंस है और इसकी फोकल लेंथ और इसका अपर्चर है वो इसकी तुलना में बड़ा, ये ई लेंस है। इसका ऑप्टिकल सेंटर हमने क्या मान लिया, ई डेस मान लिया। ठीक है, ओके, इसका फोकस हम बाद में बनाएंगे, ये तो डायग्राम सही नहीं बनेगा। ठीक है ना, ओके। अब एक को तो हमने इसकी क्या भेज दिया, ऑप्टिकल सेंटर से भेज दिया, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो तो सीधी निकल गई। ठीक है ना, अब इस वाले डायग्राम इसको देखो, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। अगेन दो लाइटें लेनी है, एक को तो ऑप्टिकल सेंटर से भेज दो, एक को पैरेलल भेज दो। ये ऑप्टिकल सेंटर से वो सीधी गई, अब पैरेलल आ गई। ठीक है, अब हमें ऐसे इसको पीछे की तरफ ले आओ ऐसे। ठीक है, मान लो मुझे यहाँ पर इमेज ऑब्टेन करनी है, तो यहाँ पर इमेज ऑब्टेन करनी है तो मैं इसको पीछे ऐसे बढ़ा देता हूँ। ओके, अब इसको पीछे की तरफ ले जाऊंगा, यहाँ पर इसका फोकस हो गया एफ ई, और इतनी डिस्टेंस पर इधर इसका फोकस आ गया एफ ई आ गया, एफ ई डेस। तो पहले अगर हम फोकस बना देंगे तो ये अपना डायग्राम कॉपी से नीचे चला जाएगा, पता नहीं कहाँ मिलेगा। तो आप पहले क्या करेंगे, इसके ऑप्टिकल सेंटर से गुजार दो। ठीक है ना, फिर इसको पीछे की तरफ ले आओ, फिर इसको पैरेलल भेज दो। ये जो पॉइंट मिला है आपको, जहां पर इमेज ऑब्टेन करनी है, ये तो सीधी आ गई, यहाँ पर इमेज ऑब्टेन करनी है तो इसको आप इससे मिला दो, फिर इसको आगे की तरफ बढ़ा दो। ये जहां पे भी कटेगा वहां पर ही क्या होगा, इसका फोकस हो गया ये। ठीक है, तो यहाँ पर ये इधर नहीं मिलेंगी। देखो यहाँ पर देखो, ये जो इमेज है जो इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी, वो इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस पर रखी हुई है, और ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखी होती है। तो हमें पता है कि उसकी इधर वाली साइड में इमेज बनती है। तो ये इमेज आ गई इसकी, ये इसकी इमेज बन गई ए डबल डेस बी डबल डेस। डायग्राम समझ में आ गया, डायग्राम समझ में आ गया सबके बच्चों के। सिंपल कॉन्सेप्ट है, दो लेंस है। पहले ये कि इसको हमें इसकी फोकस से आगे रखना है, तो इसकी इमेज ऑप्टेन करने, लेंस इमेज कैसे ऑप्टेन करने, एक तो हम इसके ऑप्टिकल सेंटर से भेज दो जो सीधी निकल गई, और एक पैरेलल भेजेंगे वो फोकस से आ जाएगी, इसके फोकस से आ जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसकी इमेज बन गई। ये इमेज है इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी। ठीक है ना, तो ये इसको इधर वाले डायग्राम भूल जाओ, इसको देखो, इसकी इमेज बनानी है इससे, तो इसके लिए भी हमें वही रूल लगाने, एक तो पैरेलल भेज दो, एक ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से गई वो तो सीधी निकल गई, पैरेलल भेजेंगी वो फोकस से जाएंगी। अगर आप पहले ही अगर फोकस से भेज दोगे तो इसको अगर बढ़ाओगे पीछे तो पता नहीं चलेगा कहाँ मिलेगी। तो हम क्या करते हैं, फोकस को बाद में बना लेते हैं। ठीक है ना, फोकस को बाद में बना लेते हैं। इसके फोकस को हम क्या कर देते हैं, हम ये जो प्रिंसिपल ये इसके ऑप्टिकल सेंटर, ये इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरी, उसको पीछे बढ़ा लो, ऐसे बढ़ा लिया। फिर यहाँ पर पैरेलल भेज दो, यहाँ तक भेजनी है आपको। ठीक है, फिर इस बिंदु को यहाँ पर मिला दो। ठीक है, ये यहाँ पर मिल गई, यहाँ पर हमें इमेज ऑब्टेन करनी है। फिर इसको आप ऐसे फुट रखकर सीधा खींच दो, तो यहाँ पर जहाँ पर भी कटेगी वहां पर इसका क्या जाएगा, फोकस। ये फोकस आ गया और इतनी डिस्टेंस पर इधर फोकस ले लिया। तो हमारा ये भी आ गया कि जो ऑब्जेक्ट है, ये जो इमेज बन रही है वो इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बन रही है।
ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए यहां से देखिए, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की लेंथ से डिस्टेंस क्या होती है बताइए। ऑब्जेक्ट की लेंथ से डिस्टेंस क्या होती है, यू से रिप्रेजेंट करते हैं। बट ये ऑब्जेक्ट कौन सी लेंस के लिए, ओ लेंस के लिए। तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो इस लेंस के लेफ्ट साइड में प्लेस्ड है, तो लेफ्ट साइड में प्लेस्ड है तो माइनस यू लेंगे, तो यू नोट लेंगे। क्या लेंगे, यू नोट लेंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है वो किससे है, ऑब्जेक्टिव लेंस से रखा हुआ है यू नोट डिस्टेंस पर। इसकी इमेज है वो ए डेस बी डेस बन रही है, इसकी इमेज ए डेस बी डेस बन रही है। तो इमेज राइट साइड में है, तो राइट साइड में हम v लेंगे, v क्या आ जाएगा, v नोट आ जाएगा। v नोट बोले तो इस लेंस से जो इमेज बन रही है, कौन सी, ऑब्जेक्टिव लेंस से जो इमेज बन रही है v नोट ले लिया। अब देखो मैंने कहा ये जो इमेज है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी। अब इधर वाले बोलते हो ये ऑब्जेक्ट, ये लेंस है, तो इस ऑब्जेक्ट की लेंस डिस्टेंस है। अगेन देखो ये ऑब्जेक्ट लेंस से लेफ्ट साइड में रखा हुआ है, तो लेफ्ट साइड में रखा है तो माइनस लेंगे। बट ये e लेंस के लिए है तो ये आ जाएगी माइनस यू ई आ जाएगी। होगी और नोट होगी, ओके। तो ये आ गया फिगर बी। इन डायग्राम को यहां पर आई होगी, ठीक है, और ये आई इस लेंस के एकदम नियर होगी, ऐसे देखेंगे हम, ठीक है। तो देखो फाइनल इमेज है, हमें न तो ये दिखेगा, न हमें ये दिखेगा, हमें क्या दिखेगा, हमें ये दिखेगी। इतनी सी ऑब्जेक्ट था, अब हमें ऑब्जेक्ट नहीं, हम पहले अगर सीधे आई से देख रहे थे तो हमें ऑब्जेक्ट इतना सा दिख रहा था, लेकिन हम दो लेंस को अगर यूज में लेते हैं तो हमें इतने से ऑब्जेक्ट की इतनी बड़ी इमेज दिख रही है। तो बहुत बड़ी इमेज दिख रही कि नहीं दिख रही, और इस इमेज द्वारा इस आई लेंस पर बनाया गया जो एंगल है, आई लेंस पर ये इमेज है, देखो इसके इस पॉइंट से ले लिया, इस पॉइंट से, तो ये इमेज इस आई पर कितना विजुअल एंगल बना रही है, वो बीटा बनाएगी। क्या बनाएगी, बीटा। और ये आई इस आई लेंस के एकदम निकट होती है, तो ये जो बीटा एंगल है वो फाइनल इमेज की बीटा जो विजुअल एंगल है वो इस लेंस के लिए साथ बना रही है। तो वो यही मानेंगे हम कि आई के साथ भी फाइनल इमेज जो है वो कितना विजुअल एंगल बना रही है, बीटा विजुअल एंगल बना रही है। तो ये डायग्राम आप बना लेना अच्छे से, ठीक है ना। कुछ बच्चे क्या करते थे, इधर से ऐसे मिला देते हैं। ये आप स्केल रख कर करोगे तो ये आपकी सीधी लाइन आनी चाहिए ऐसे ही, और ये भी स्केल रखोगे तो सीधी लाइन आनी चाहिए। ये नहीं कि कुछ बच्चे ऐसे कर देते हैं, ऐसे मिला देते हैं, ऐसे नहीं, ये सीधी लाइन आएगी, ये भी सीधी लाइन आनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए मैंने कहा कि आप पहले फोकस मत बनाना, फोकस को बाद में बनाना। फोकस अगर पहले बनाओगे तो ये पता नहीं कहाँ पर जाके मिलेगी, कॉपी भी आपकी खत्म हो जाएगी, पता नहीं कहाँ पर बनेगी। इसलिए आप पहले आप ऐसे इमेज बना लो, उसके बाद में, हाँ कॉन्सेप्ट तो यही है कि पहले फोकस से निकालनी है। तो हमें पता है कि फोकस तो होगा, फोकस से तो जाएगी, ठीक है। तो हमें पहले इमेज देख लेते, उल्टा चल के इसको डायग्राम को सही से बनाएंगे, ठीक है ना। डायग्राम बना लिया होगा सबने, ओके ओके। अब एडिंग डालना, प्रतिबिंब निर्माण की क्रियाविधि, प्रतिबिंब निर्माण की क्रियाविधि। प्रतिबिंब कैसे बन रहा है इसकी हम क्रियाविधि लिखेंगे, प्रतिबिंब निर्माण की क्रियाविधि, प्रतिबिंब निर्माण की क्रियाविधि, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखो, एरो लगाकर लिखो। चित्र ए के अनुसार वस्तु AB, चित्र ए के अनुसार वस्तु AB आंख पर, वस्तु AB आंख पर
अल्फा दर्शन कोण बनाती है? अल्फा दर्शन कोण बनाती है, अल्फा दर्शन कोण बनाती है। ये देखो पूरा टॉपिक है, तो पूरा टॉपिक हम एक साथ ही पढ़ेंगे, तो वीडियो थोड़ा लंबा भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप आराम से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास MB मतलब खत्म हो जाए तो कल देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन क्यों लेते हो। ओके, चित्रानुसार लिख लिया, ये नोट कर लिया। अब देखिए एरो लगा के नीचे लिखो। चित्र बी के अनुसार, चित्र बी के अनुसार चित्र बी के अनुसार अभिदर्शक लेंस O के, चित्र बी के अनुसार अभिदर्शक लेंस O, इसको देखते जाना। अभिदर्शक लेंस O के फोकस से थोड़ा दूर स्थित, फोकस से थोड़ा दूर स्थित वस्तु AB का वस्तु AB का उल्टा कॉमा वास्तविक व बड़ा प्रतिबिंब A', B' प्राप्त होता है। उल्टा कॉमा वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब A', B' प्राप्त होता है। देखो इसकी तुलना में उल्टा है, वस्तु सीधी है, वो उल्टा बन रहा है, क्योंकि वास्तविक रूप से मिल रही है, तो ये कैसा है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा ही बनता है, ठीक है ना। पूर्ण विराम। आगे लिखो, इसी के आगे प्रतिबिंब A', B', प्रतिबिंब A', B' नेत्रिका के लिए, नेत्रिका E, कोष्ठक में ना कैपिटल E, प्रतिबिंब A', B' नेत्रिका E के लिए आभासी वस्तु की भांति कार्य करता है, आभासी वस्तु की भांति कार्य करता है। ठीक है, पूर्ण विराम। आगे लिखो, दंड चक्र व्यवस्था की सहायता से, दंड चक्र व्यवस्था की सहायता से, दंड चक्र व्यवस्था की सहायता से इस प्रतिबिंब A', B' को, इस प्रतिबिंब A', B' को नेत्रिका के प्रकाशिक केंद्र व फोकस के मध्य, नेत्रिका के प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस के मध्य कहीं व्यवस्थित कर देते हैं। देखो बीच में ही है, कहीं व्यवस्थित कर देते हैं, जिसका अंतिम प्रतिबिंब, जिसका अंतिम प्रतिबिंब जिसका अंतिम प्रतिबिंब A', B', इसका जो प्रतिबिंब इसके द्वारा जो बनेगा, ये प्रतिबिंब है, ये अंतिम प्रतिबिंब है, जिसका अंतिम प्रतिबिंब A', B', E, A', B' से प्राप्त होता है, जो 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 प्रतिबिंब A', B' की तुलना में सीधा,
वह वस्तु ए बी की तुलना में उल्टा होता है। वस्तु ए बी की तुलना में उल्टा होता है। आप देख सकते हो इसकी तुलना में तो क्या है, सीधा ही है। ये उल्टा है तो ये भी उल्टा है। उल्टे को उल्टा क्या दिखेगा, सीधा ही दिखेगा। चमगादड़ है, उल्टे लटके होते हैं, वो तो ये सोचेंगे हम तो सब सीधे हैं, मानव सब उल्टे हैं, ठीक है। लेकिन इसकी तुलना में क्या है, ये सीधा है, ये मुख्य अक्ष से ऊपर है, ये मुख्य अक्ष से नीचे। वस्तु की तुलना में उल्टा है, लेकिन इस प्रतिबिंब की तुलना में क्या है, सीधा है, ठीक है ना। देखो आता है अंतिम प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश अत्यधिक आवर्धित प्राप्त होता है। आता है प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश अत्यधिक आवर्धित प्राप्त होता है, जो या जिसके द्वारा अत्यधिक आवर्धित प्राप्त होता है, जिसके द्वारा आंख या नेत्रिका पर, जिसके द्वारा नेत्रिका या आंख पर, जिसके द्वारा नेत्रिका या आंख पर बनाया गया दर्शन कोण बीटा है। जिसके द्वारा नेत्रिका या आंख पर बनाया गया दर्शन कोण क्या है, बीटा है, ठीक है। ओके, अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे एडिंग डाल लेना। वर्किंग ऑफ ए फॉर्मेशन ऑफ इमेज। वर्किंग ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज, ओके ओके, एरो लगा के लिखना। अकॉर्डिंग टू फिगर ए, usual angle subtended by object AB, usual angle subtended by object AB on I is alpha. ओके, नोट कर लिया। अब एरो लगाना, नीचे वाले लाइन में लिखना एरो लगाकर। अब इस फिगर मेन चीज यही है, इसके लिए वर्किंग लिखते हैं, ठीक है ना। एरो लगा लिखो। अकॉर्डिंग टू फिगर बी, according to figure B, an object AB, according to figure B, an object AB is placed just away from the focus point of a objective lens, is placed just away from the focus point of a objective lens, whose inverted comma real and large image A dash B dash is obtained by the lens ओके, पूर्ण विराम। अगला पॉइंट लिखना एरो लगाकर। दिस इमेज A dash B dash, दिस इमेज A dash B dash, इससे ये जो इमेज बनी है A dash B dash, दिस इमेज A dash B dash behave as a virtual object. This image A dash B dash behave as a virtual object for eyepiece. Virtual object for eyepiece.
virtual object for eyepiece, full stop. फुल स्टॉप। आगे लिखना इसी के विद हेल्प ऑफ रैंक पाइनियन अरेंजमेंट, with help of rank Painian arrangement, with help of rank Painian arrangement, this image A dash B dash this image A dash B dash arranged between optical center and focus point of a eyepiece, arranged between optical center and focus point of eyepiece। रैंक और पाइनियन मेथड से आगे पीछे करके इस इमेज को हम इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में कहीं पर अरेंज कर देते हैं। ओके, नोट कर लिया होगा। फुल स्टॉप। आगे लिखो upright, virtual, upright, virtual and highly magnified image, upright, virtual and highly magnified image A double dash B double dash दोबारा देखते हैं इसको। देखो मैंने क्या लिखवाया है। अपराइट, वर्चुअल एंड हाईली मैग्निफाइड फाइनल इमेज लिखना। फाइनल इमेज, हाईली मैग्निफाइड फाइनल इमेज ए डबल डेज बी डबल डेज इज ऑब्टेन्ड, ए डबल डेज बी डबल डेज ऑफ image A dash B dash highly magnified final image A double dash B double dash of image A dash B dash is obtained by eyepiece, by eyepiece। फुल स्टॉप। एरो लगा के नीचे लिखना फाइनल इमेज ए डेस बी डेस, फाइनल इमेज ए डबल डेस बी डबल डेस, फाइनल इमेज ए डबल डेस बी डबल डेस इज अपराइट कंपेयर टू इमेज ए डेस बी डेस, इज अपराइट कंपेयर टू ए डेस बी डेस and inverted compared to object AB, and inverted compared to object AB। ये जो फाइनल इमेज बन रही है वो इसके रिस्पेक्ट में तो क्या है, सीधी है। ये भी उल्टी है तो ये भी उल्टी, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे, ये भी नीचे है, इसलिए ये उल्टी है तो ये उल्टी है, इसको एक दूसरे को सीधी दी गई। ये फाइनल इमेज है, ऑब्जेक्ट की रिस्पेक्ट में क्या है, इन्वर्टेड है। ठीक है ना, नोट कर लिया होगा सबने। ओके, अब इसका डेरिवेशन करेंगे, मैग्निफिकेशन पावर। ओके, अब स्टार लगाकर एडिंग डालना, मैग्निफिकेशन पावर ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप, मैग्निफिकेशन पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले एडिंग डालेंगे, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता।
ओके, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, क्या होगी, लिखो। द रेशियो ऑफ, वही है बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा, जो हमने सभी में, माइक्रोस्कोप में भी यही देखना है, टेलीस्कोप में भी यही देखना है। द रेशियो ऑफ एंगल, द रेशियो ऑफ यूजुअल एंगल, द रेशियो ऑफ यूजुअल एंगल, कॉस्ट में लिखना बीटा, द रेशियो ऑफ यूजुअल एंगल कॉस्ट में लिखना बीटा, सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज, ये जो फाइनल इमेज है वही तो बना रही है ना बीटा, सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज, नॉट दिस इमेज, दिस फाइनल इमेज, हमें फाइनल इमेज दिखेगी, एंगल यूजुअल एंगल बीटा कोष्टक बंद, सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज ऑन द आई एंड यूजुअल एंगल कॉस्ट में लिखना अल्फा, एंड यूजुअल एंगल कॉस्ट में लिखना अल्फा, सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन द आई, ये ऑब्जेक्ट बना रहा है, ये फाइनल इमेज बना रही है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना रहा है इधर, एंड यूजुअल एंगल कॉस्ट में अल्फा, सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन द आई, कॉमा, इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन पावर ऑफ कंपाउंड टेलीस्कोप। ओके, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम, एरो लगा के लिखना, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम, इसलिए m बराबर क्या हो जाएगा, बीटा अपॉन अल्फा, सिंस एंगल अल्फा एंड बीटा आर वेरी स्मॉल, देन क्या आ जाएगा, ये कंडीशन सब में लगानी है, क्योंकि हमारे पास इस डायग्राम से हमें अल्फा और बीटा की नहीं, टेन अल्फा और टेन बीटा की वैल्यू मिलेगी, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं m इज इक्वल टू क्या है, बीटा अपॉन अल्फा है, एंड दैट इज नियरली इक्वल टू क्या लिख देंगे, टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गया, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब इसमें हम टेन अल्फा और टेन बीटा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू इससे मिलेगी और बीटा की वैल्यू इससे मिलेगी, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और m मिल जाएगा। सेम सिंपल जो माइक्रोस्कोप में देखा था वैसे ही इसमें करना है, सिर्फ इसमें डायग्राम अलग है, उसमें एक कॉन्वेक्स लेंस था, इसमें डबल कॉन्वेक्स लेंस है, इसलिए 2 इमेज बनती है, इसकी इमेज ये इमेज, इसकी इमेज से इसकी इमेज मिलेगी, ठीक है, ओके। तो हमें यहाँ पर जो हमें इस आई से फाइनल इमेज दिखेगी, ये नहीं दिखेगी, ठीक है ना, ओके। तो ये फाइनल इमेज आई पर कितना एंगल सबटेंड कर रही है, बीटा, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कर रहा है, अल्फा कर रहा है, ठीक है। तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट लिखेंगे अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनाए गए दर्शन कोण, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनाए गए दर्शन कोण कोष्ठ में बीटा तथा वस्तु द्वारा आंख पर बनाए गए दर्शन कोण, वस्तु द्वारा आंख पर बनाए गए दर्शन कोण कोष्ठ में लिखना अल्फा, कोष्ठ में लिखना अल्फा का अनुपात
संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहलाती है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहलाती है। ठीक है, एरो लगाकर अगला पॉइंट लिखना। इसे कैपिटल एम से व्यक्त करते हैं। इसे किससे व्यक्त करते हैं? कैपिटल एम से व्यक्त करते हैं। इसे कैपिटल एम से व्यक्त करते हैं, इसलिए कैपिटल एम बराबर नीचे लिखना। इसलिए कैपिटल एम बराबर क्या देगा? बीटा अपॉन अल्फा। यही हमने परिभाषा लिखी है। ओके, नीचे लिखना सिंस कोण अल्फा व बीटा बहुत अल्प है। सिंस कोण अल्फा व बीटा बहुत क्या है? अल्प है, इसलिए m बराबर बीटा अपॉन अल्फा। अगर कोण अल्प होते हैं तो बीटा को हम टेन बीटा लिख सकते हैं और अल्फा को हम टेन अल्फा लिख सकते हैं। ये समीकरण नंबर 1 आ गई। इतना कम तो हमने सरल सूक्ष्मदर्शी में भी किया था। ठीक है ना। अब हमें टेन अल्फा और टेन बीटा की वैल्यू निकालनी है। टेन अल्फा की वैल्यू इस डायग्राम से मिलेगी और टेन बीटा की वैल्यू इस डायग्राम से मिलेगी। ठीक है, अभी देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो फ्रॉम फिगर ए इन ट्रायंगल ए बी और डबल डेश, और डबल डेश है ना। ठीक है ना। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे चित्र ए से त्रिभुज ए बी और डबल डेश बी। चित्र ए से त्रिभुज ए बी और डबल डेश बी। यहां पर देखो टेन निकालेंगे हम, टेन थीटा लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। लंब क्या है? ए बी बटे आधार क्या है? ओ डबल डेश बी है, ओ डबल डेश बी है। तो टेन अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया? ए बी अपॉन ओ डबल डेश बी की वैल्यू क्या है? माइनस डी। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। हमने टेन अल्फा की वैल्यू तो निकाल ली। ठीक है, अब हम इस डायग्राम को मिटा देते हैं, इसका काम हो गया है। ठीक है क्या? ओके, इक्वेशन इसको भी इधर से मिटा देते हैं, इसको भी आपने नोट कर लिया होगा। इधर वाले डायग्राम को रहने देते हैं एक बार। ठीक है, अब देखो फ्रॉम फिगर बी, अब टेन बीटा की वैल्यू मिलेगी हमें। फ्रॉम फिगर बी इन ट्रायंगल, देखो यहां से हमारे पास ए डबल डेश बी डबल डेश और ई डेश, ये बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है ना। इसके साथ बीटा एंगल बढ़ रहा है। क्या ये छोटे वाला ट्रायंगल है ए डेश बी डेश ई डेश, ये जो ट्रायंगल है ये भी तो बीटा एंगल बना रहा है ना। तो हम छोटे वाले ट्रायंगल को लेंगे। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए डेश बी डेश ई डेश, इस ट्रायंगल में देखो टेन बीटा निकालना है। यहां से टेन बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? टेन बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, लंब बटे आधार। लंब क्या है? ए डेश बी डेश बटे आधार क्या है? ई डेश बी डेश है, ई डेश बी डेश। ए डेश बी डेश हमारे पास नहीं पता हमें, लेकिन ई डेश बी डेश की वैल्यू हमें ऊपर देखो दी हुई है, माइनस यू ही है। ओके और नॉट ओके? ओके, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 3 आ गई। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे चित्र बी से त्रिभुज ए डेश बी डेश ई डेश में, ये हमारे पास आ गई। ठीक है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन समीकरण 1, 2 व 3 से, पहले इतना नोट कर लो आप फटाफट।
ठीक है, नोट कर लिया होगा। अब हम समीकरण 1 में 2 और 3 की वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास समीकरण 1 थी, हमारे पास ये थी m बराबर टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा थी। टेन बीटा, बीटा की वैल्यू क्या है, टेन बीटा की वैल्यू हमारे पास आई है a डेस b डेस अपॉन कितनी आई है माइनस ui आई है, डिवाइडेड बाई टेन अल्फा की वैल्यू क्या है ab डिवाइडेड बाई माइनस डी। ये हमने वैल्यू पुट कर दी है इसमें, ठीक है ना। ओके ओके, अब देखो कैंसिल कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये नेगेटिव से नेगेटिव उड़ गया, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया ना, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया। ठीक है, तो a डेस b डेस तो ऊपर बचा, डिवाइडेड बाई क्या आ गया ए बी, इसको तो हमने अलग लिख लिया, ये d ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा d अपॉन ए यू, इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 बोल दिया। अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, a डेस b डेस अपॉन ए बी की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है ना, इस डायग्राम से ही मिलेगी। ठीक है, हमने समरूप त्रिभुज सिमिलर ट्रायंगल हाफ की प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, अगर मान लो दो ट्रायंगल सिमिलर होती हैं तो सिमिलर ट्रायंगल समरूप त्रिभुजों की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होता है, बराबर होता है। इस डायग्राम से देखिए हमें ये ट्रायंगल दिख रही है, एक तो ये देखो, ये ट्रायंगल देखो, दिख रहा है ना, ये एंगल इसके एंगल के बराबर है, ठीक है ना, दोनों एंगल बराबर है, अल्टरनेटिंग एंगल है, एकांतर कोण है, ये भी दोनों एकांतर कोण है, बराबर होंगे, और ये 90 डिग्री है। इसका मतलब देखो फ्रॉम फिगर, या लिखने की जरूरत नहीं है, हमने लिख दिया था ऊपर, सिंस ट्रायंगल ए बी ओडेस एंड ट्रायंगल ए डेस बी डेस ओडेस आर सिमिलर, ठीक है ना, ट्रायंगल ए बी ओडेस एंड ए डेस बी डेस ओडेस आर सिमिलर, ठीक है ना, ये दोनों सिमिलर है, ठीक है ना। हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज ए बी ओडेस तथा त्रिभुज ए डेस बी डेस ओडेस परस्पर समरूप है, परस्पर क्या है, समरूप है, ठीक है ना, तो हेंस समरूप है, तो इनके हमें भुजाओं का अनुपात देखें तो मैंने आपको बताया था केवल वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आर्म का रेशियो लेना है, इसका नहीं लेना है। तो हमारे पास पहले देखो ए डेस बी डेस है, तो ए डेस बी डेस ढूंढो, ये है ए डेस बी डेस, ठीक है ना, तो ए डेस बी डेस इसकी आर्म ले ली वर्टिकल, तो डिवाइडेड बाई इसकी वर्टिकल आर्म क्या है, डिवाइडेड बाई ए बी, ठीक है। तो पहले हमने इसकी वर्टिकल आर्म लिए, तो अब इसकी हॉरिजॉन्टल आर्म ले लो, इसकी हॉरिजॉन्टल आर्म क्या है, ओ डेस से बी डेस डिवाइडेड बाई इसकी क्या है, ओ डेस बी है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू ओ डेस बी डेस की वैल्यू क्या है, ओ डेस बी डेस की वैल्यू क्या है, वी नोट है। हमें वर्टिकल जो है जो आर्म वो नहीं दी, लेकिन हॉरिजॉन्टल सभी दी हुई है, ऊपर दी हुई है ना, तो हमने इस वर्टिकल वाले को रेशियो को हमने हॉरिजॉन्टल वाले रेशियो में कन्वर्ट कर दिया है, ओडेस बी डेस, ये क्या था, ओडेस बी, ठीक है ना, ओडेस बी, ठीक है ना, ओडेस बी डेस डिवाइडेड बाई ओडेस बी, ये बी है, तो ओडेस बी की वैल्यू क्या है, माइनस यू नोट है, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 5। ये समझ में आ गया होगा। ए डेस बी डेस अपॉन ए बी की वैल्यू हमें यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी कि इस डायग्राम में ये दोनों जो ट्रायंगल है, ये दोनों जो त्रिभुज है वो समरूप है, सिमिलर है, और अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी कोरस्पोंडिंग जो आर्म्स होती है उनका रेशियो इक्वल होता है। ये मैंने आपको प्रॉपर्टी पहले भी बताई थी, ठीक है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन समीकरण 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 4 व 5 से, समीकरण 4 व 5 से, 4 व 5 से देखो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, ये ए डेस बी डेस ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो हमारे पास m बराबर क्या आया, m बराबर आया, इसकी वैल्यू क्या है, माइनस वी नोट अपॉन यू नोट,
ठीक है, ओके। ये आया कि नहीं आया? इसको मैं थोड़ा बता देता हूँ एक बार। आया ना? ये वैल्यू पुट कर दी, माइनस बाहर ले लिया, वी नोट अपॉन यू नोट, इंटू में क्या है, डी अपॉन इन यू ई। दिस इज द मैग्नीफाइंग या मैग्निफिकेशन पावर ऑफ कंपाउंडिंग माइक्रोस्कोप। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का डेरिवेशन आ गया, तो ये डेरिवेशन साथ में आएगा 2 नंबर का, ठीक है ना, ओके। करना वैसे ही है, टेन अल्फा निकाल लो, टेन बीटा निकाल लो, ठीक है ना, उससे टेन अल्फा मिलेगा, इससे टेन बीटा मिलेगा, ठीक है। फिर टेन अल्फा टेन बीटा की वैल्यू रख दो। अब इसमें क्या है, हमारे पास ये रेशियो आया, तो इसको हम इस यहाँ से प्रॉपर्टी लगाकर इसको वैल्यू निकाल लेंगे। ये हमारे पास वर्टिकल आर्म्स का रेशियो दे रखा है, और वर्टिकल आर्म्स हमें नहीं दी है, हमें हॉरिजॉन्टल आर्म्स दी गई है, क्षैतिज भुजाएं या क्षैतिज जो दूरियां है वो दी गई है। तो हमने इस ये वर्टिकल आर्म का रेशियो, इसको हमने हॉरिजॉन्टल आर्म के रेशियो में कन्वर्ट कर लिया है, और इसकी वैल्यू दिया गया, ठीक है ना, ओके। यहाँ तक आपको करना है। अब इसके लिए स्पेशल केस हम देखेंगे, ठीक है ना, ओके। ये तो आ गया इसके लिए मैग्निफिकेशन पावर के लिए फॉर्मूला। अब इस कंडीशन में डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेज क्या होगी? इस कंडीशन में डिस्टेंस बिटवीन लेंसेज, लेंसों के मध्य दूरी, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे लेंसों के मध्य दूरी, या इसको बोलते हैं नलिका की लंबाई। लेंथ ऑफ ट्यूब, लेंथ ऑफ ट्यूब। इन दोनों लेंसों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी इस कंडीशन में? ये न्यूमेरिकल में काम में आता है, लेंसों के बीच की डिस्टेंस आपको गिवन होती है, तो वो आपका इस ये जो वैल्यूज है इनके टर्म्स में ही आती है, ठीक है ना। डिस्टेंस बिटवीन लेंसेज भी देख सकते हो, या आपके जो ट्यूब है उसकी या नलिका की लंबाई भी देख सकते हो, क्योंकि नलिका के इंड्स पर ही लगे होते हैं दोनों लेंस। वो क्या होगी, यहाँ से देखो दोनों लेंस के बीच की डिस्टेंस क्या है, यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है, वी नोट, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, यू ही है। नेगेटिव नहीं पॉजिटिव आएगा, ऐड ही करना है, तो ये आ जाएगी हमारे पास। देखो इधर से देखो, मैं यहाँ लिख रहा हूँ वी नोट प्लस मॉडुलस यूवी, ठीक है, ओके। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, बराबर करके आप लिख लेना, बराबर करके यहाँ पर ये इक्वल टू का चिन्ह है, ठीक है। इक्वल टू लगाकर ऐसे इक्वल टू लगाकर दोनों लेंसों के बीच की डिस्टेंस क्या है, ये तो वी नोट होगी, ठीक है, या हम इसको एरो लगाकर ऐसे एल ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, एल। ये तो आप एडिंग डाल लेना ब्लैक पेन से। एल हमने जो लेंसों के बीच की डिस्टेंस को एल ले लिया है, या नलिका की लंबाई एल ले ली है। एल बराबर क्या होगा, वी नोट प्लस, यहाँ पर ये नेगेटिव नहीं लेना आप, ये नेगेटिव में आएगी, इसको मॉडुलस में लिख दिया, मॉडुलस यूई, मॉडुलस से यूई, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू है तो मॉडुलस में लिखेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी। ऐड ही करना है, सब्सट्रैक्ट नहीं करना, ऐड ही करना है, क्योंकि लेंथ को ऐड करेंगे। ये थोड़ी कि ये आपको मान लो 20 सेंटीमीटर आ गई, ये मान लो -15 दे दी सेंटीमीटर, तो 5 थोड़ी होगा ये डिस्टेंस, ये तो ऐड होगी ना डिस्टेंस, तो ठीक है ना, ओके। तो ये आपके आ गया, इस केस में नलिका के बीच की लेंथ ये होगी, ठीक है ना। तो इसको आप कंप्लीटली आपको पढ़ना है, बहुत अच्छा टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन है आता है। इसकी ईच स्टेप आपको क्लियरली, आपको जो इसके हमने डेफिनेशन देखी, इसका प्रिंसिपल देखा है, इसकी कंस्ट्रक्शन देखी है, फिर इसका रे डायग्राम देखा है। रे डायग्राम तो आएगा ही आएगा, डेफिनेटली आएगा, कंस्ट्रक्शन भी आती है, फिर वर्किंग भी आती है, फिर इसका ये मैग्निफिकेशन का डेरिवेशन आएगा, ठीक है ना। हाँ, ये कि प्रिंसिपल नहीं पूछते हैं, डेफिनेशन नहीं पूछते हैं, बाकी सब पूछ लेते हैं, ठीक है ना, ओके। तो आप इसको कंप्लीटली नोट कर लेना। जरूरी नहीं है कि लंबा हो गया है वीडियो, जरूरी है कि आज ही पूरा इसको कंप्लीटली देखो, ओके। आप कल भी इसको दोबारा देख सकते हो, ठीक है ना, ओके। थैंक यू, धन्यवाद।